हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो वक्फ बोर्ड पर आधारित है। वक्फ बोर्ड और वक्फ से संबंधित ढेर सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं वक्फ के बारे में और वक्फ बोर्ड के बारे में। तो अगर हम वक्फ की बात करें तो वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है। एक्चुअली में ये अरबी भाषा के वक्फा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। तो वैसी संपत्ति जो जन कल्याण के लिए दान किया गया हो उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। इसमें घर, खेत, ज़मीन, मैदान के अलावा पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब आप इसको भी जन कल्याण के उद्देश्य से अगर दान करते हैं तो इसको हम वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर सकते हैं। और वक्फ को मोर्टमेंट संपत्ति भी कहा जाता है। इस्लामिक कानून के तहत यह एक अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती है। इसमें धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति को दान में दिया जाता है और उसे पुनः प्राप्ति करने का कोई इरादा नहीं होता है। तो जन कल्याण के लिए चल या अचल संपत्ति को दान जब कर दिया जाता है तो वो वक्फ संपत्ति होता है। लेकिन सिर्फ ये वक्फ ही एक दान की परंपरा नहीं है। ज़कात और फ़कात जैसे भी दान इस्लाम धर्म में होते हैं। और दान दाता को जब हम वक्फ के बनाने के लिए दान देते हैं तो दान दाता को वाकिफ कहा जाता है, और जो उसका संरक्षक होता है उसको हम मतवल्ली कहते हैं। तो और हम चर्चा करते हैं मोहम्मद हजरत मोहम्मद पैगम्बर, जिनको हम मुसलमान लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनके अनुसार इसे न बेचा जाए, न खर्च किया जाए, न उपहार में दिया जाए, न विरासत में दिया जाए, बल्कि इससे होने वाले फ़ायदों का उपयोग लोगों के भलाई के लिए किया जाए। और मोहम्मद साहब के समय में 600 खजूर के पेड़ों के बाग को वक्फ किया गया था, जिससे होने वाली आमदनी का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया गया था। तो अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध काहिरा में स्थित 10वीं सदी बना एक अल अजहर विश्वविद्यालय है, वक्फ संपत्ति का एक अच्छा उदाहरण है। तो जैसा बहुत सारे लोग आजकल व्याख्या करते हैं कि वक्फ के संपत्ति का फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उसमें गरीब, लाचार, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उसके भलाई के लिए इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वक्फ संपत्ति मोहम्मद गोरी द्वारा मुसलमानों की शिक्षा और इबादत के लिए मुल्तान की जमा मस्जिद को दो गांव दान में दिया गया था। ये पहला उदाहरण है जब भारत में वक्फ संपत्ति की शुरुआत, जिसको बहुत सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मुसलमान व्यापारी लोग साउथ इंडिया में पहुँचे तो साउथ इंडिया में पहुंचने के समय में 7वीं सदी में ही दक्षिण भारत में मालवाड़ क्षेत्र में वे लोग पहुंचे थे। और वहां से अरब व्यापारियों का कदम जब पड़ा तो वक्फ वाली संपत्ति और वक्फ की बात की जाती है। लेकिन बहुत सारे विद्वान का मानना है कि मोहम्मद गोरी ने इसको शुरू किया। तो भारत में ये कैसे शुरू हुआ, इस पर भी विवाद है। और ऐसा भी माना जाता है कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास एक आंकड़े के हिसाब को हम माने तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। तो वहीं दूसरे आंकड़े कहते हैं कि 38 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, और कुछ आंकड़े कहते हैं कि नहीं, 45 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन अगर हम ज़मीन सबका सूची देखें कि मतलब अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार में तो दो वक्फ बोर्ड है, शिया और सुन्नी का, और सबको अगर जोड़े तो ये 38 लाख एकड़ से ज़्यादा की भूमि होती है। लेकिन अगर मतलब जो एक प्रचलित आंकड़ा है जिसका बार बार उल्लेख होता है कि 9.4 लाख एकड़ की ज़मीन है, अगर मतलब
वक्फ बोर्ड के पास, तो इसका मूल्य वर्तमान समय में 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो सकता है और इस संपत्ति से 12,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो सकती है और इस कमाई से मुसलमानों के लिए सार्वजनिक भलाई के लिए काम किए जा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना को शुरू किया जा सकता है, पर वर्तमान में वक्फ की संपत्ति से मात्र 2.7% ही रिटर्न मिल पा रहा है। धर्म के आधार पर मानवता को नहीं बांटा जाना चाहिए और मोहम्मद साहब का भी यही मान्यता था, इसीलिए वक्फ के संपत्ति को अगर हम मोहम्मद साहब की बात को माने तो समस्त मानव कल्याण के लिए इस धन का व्यय किया जा सकता है, न कि सिर्फ मुसलमान के ही भलाई के लिए। इस संपत्ति का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन में तो बिना सांप्रदायिक नाम दिए भी अन्य नामों से इस संपत्ति का देखरेख किया जाता है, ट्रस्ट के माध्यम से। वक्फ बोर्ड का भारत में प्रारंभ 7वीं सदी में हुआ, जब अरब व्यापारी के कदम दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र में पड़े। 12वीं सदी के अंत में इसे शासकीय स्तर पर लागू किया गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों बादशाहों द्वारा इसका परिवर्धन और प्रबंधन के आयाम स्थापित हुए और एक जो मान्यता है उसके हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया और इसको जो बढ़ावा देने वाले जो अन्य शासक हुए, इल्तुतमिश हुए या मुगल काल के बाबर, अकबर द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया गया। और वक्फ बोर्ड को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1913 में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। 1923 में उनके द्वारा वक्फ एक्ट बनाया गया। वक्फ संपत्ति को बढ़ाने में नवाबों और जमींदारों का भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यक मामलों के तहत इसकी देखरेख की जाती है और उसको गाइड किया जाता है। और 1995 में एक संशोधन करके जो कानून बनाया गया वो बहुत विवादास्पद कानून है। उस कानून के हिसाब से आप वक्फ किसी भी संपत्ति को अपना कह सकता है और जब वो डिक्लेयर कर देता है तो उसके इस डिक्लेरेशन को आप किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो 1995 में जो संशोधन हुआ उस पर बहुत विवाद छिड़ा। निगरानी सरकार द्वारा या सरकार के हाथ से बाहर हो गई, ऐसा माना जाता है। और अगर हम वक्फ के संपत्ति की बात करें तो और इस्लामिक जो विद्वान हैं उनकी ही बात को देखें और अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं जिसका कोई मालिक नहीं उसका सब मालिक। और वक्फ का प्रबंधन जब सरकार के ही हाथ में नहीं रहा या सरकार इसके कुप्रबंधन सरकार इसका जब प्रबंधन नहीं कर सकी तो कहा जाता है कि सरकारी तंत्र का कुप्रबंधन है और ठीक से सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है और संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि बहुत सारे परिवेश में हम देख सकते हैं कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार नियंत्रण करना भी नहीं चाहती है। मामला तो तब गर्म हुआ जब तमिलनाडु के कई गांव के संपत्ति को वक्फ ने अपना बोर्ड संपत्ति घोषित कर दिया। और कभी विवाद में मजा तब आता है जब आप देखेंगे कि राजभवन, कोर्ट भवन और कई जगह को वह अपना संपत्ति डिक्लेयर कर देती है, तो इस पर भी विवाद छिड़ जाता है। इस्लाम में दान का प्रारंभ ज़कात एवं फितरा के रूप में बहुत पहले ही शुरू हो चुका था और बाद में संपत्ति को वक्फ करने पर विचार किया गया। तो मूल उद्देश्य जो वक्फ का है वो धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति का उपयोग है, चैरिटेबल कार्य के लिए। वक्फ की परंपरा 1400 साल पुरानी है। किसी का यह कहना है कि अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह को इस नियत के साथ दे देना कि इसका फ़ायदा अल्लाह के बंदों के पास पहुँचे, तो इसे कहते हैं तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि यह मोहम्मद साहब के वसूलों के विपरीत है। कई मुसलमान चिंतकों ने सिर्फ वक्फ को मुसलमानों के लिए ही कहा है, तो ये विचार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो समस्त मानवता के भलाई की बात करते हैं, तो उनके वसूल के विरोध है। वक्फ बोर्ड द्वारा आज भारत में स्थिति ये हो गई कि कुछ खास राज्य में वक्फ बोर्ड द्वारा किसी के ज़मीन पर कब्जा करना
ये उसकी फितरत हो गई। और ऐसा कब्जा करना गैर इस्लामी है, क्योंकि वैसी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता जो हमारी अपनी नहीं हो। और अगर मतलब हम कुछ खास मौलाना सब की बात को माने तो दुनिया भर में वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें धार्मिक स्थलों के रूप में हैं। 90% से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों के रूप में है। मोदी सरकार द्वारा भारत में जो बिल लाया गया 2025 में, तो उसमें वक्फ बोर्ड की नियति पर जब शक पैदा होती है और उसके द्वारा जब अधिकार का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, बहुसंख्यक का शोषण किया जाता है, उनके ज़मीन पर कब्जा करने की बात होती है, तो इसको ध्यान में रख करके मोदी सरकार द्वारा ये संशोधन बिल लाया गया। अब तक वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी मनमानी कर ज़मीनों पर अपना कब्जा, अब अगर हम ये इसका प्रावधान लागू हुआ तो मनमाने ढंग से किसी भी के ज़मीन पर कब्जा करने की बात नहीं होगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि और भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ भूमि है और वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। तो इस तरह से भी वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे स्वामित्व वाला संस्था है। और WAMSI के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 30 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ 8.72 लाख संपत्तियाँ हैं जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग का उपयोग करती हैं। और तीसरे आंकड़े के अनुसार यह 40 लाख से 45 लाख एकड़ तक भी ये संपत्ति हो सकती है। तो किसी के ज़मीन को अगर वक्फ हड़प ले तो वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता था। ये पहले की स्थिति ऐसी थी 95 के कानून के बाद। और इसमें सुधार के लिए कि लोगों को शोषण से बचाया जाए, मोदी सरकार ने वक्फ बिल पेश किया। और हम देख सकते हैं कि कुल जो वक्फ संपत्ति है देश में, कुल वक्फ एस्टेट जो है 3,56,350, कुल अचल संपत्ति है 8,72,804, कुल अचल संपत्ति है 16,716 और डिजिटलाइज्ड संपत्ति है 3,30,008। और अगर हम विदेश में वक्फ का जो स्थिति है उसकी चर्चा करें तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल का अगर हम अनुमान लगाएं तो 2 लाख एकड़ से अधिक होगा। और सबसे अधिक जो पंजाबी पाकिस्तान है वहाँ 74,000 संपत्तियाँ हैं। सऊदी अरब में देश में कुल मिलाकर 33,000 से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं, जबकि मलेशिया में 13,000 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। वक्फ बोर्ड पेशेवर ढंग से काम करता है मलेशिया में, वहाँ कैश वक्फ और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू है। और तुर्की की बात करें तो वहाँ ओटोमन साम्राज्य के समय से ही वक्फ सिस्टम लागू है और वहाँ करीब 52,000 वक्फ संपत्तियाँ पंजीकृत हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशंस द्वारा इसका पंजीयन किया जाता है। और अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ औपचारिक वक्फ शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में संस्थाएं मौजूद हैं जो इनका देखभाल करती हैं और प्रबंधन करती हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त में मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी क्या स्थिति है। और ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मतलब थोड़ा सा भी लाभ की दृष्टि रखी जाए तो 12,000 करोड़ तक का इनकम हो सकता है वक्फ के संपत्ति से, जबकि अभी 2.7% ही रिटर्न मिल रहा है। और सच्चर कमेटी जो कि मुस्लिम की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया था
तो अगर हम सच्चर कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था वक्फ बोर्ड के लिए, तो उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उससे सिर्फ 2.7% का ही रिटर्न मिल रहा है। और उस समय सच्चर कमेटी ने बोर्ड के पास 6,000 करोड़ की संपत्ति का अनुमान लगाया था, जबकि वर्तमान समय में ये एक आकलन के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। तो अगर हम इस संपत्ति को माने और 10% के दर से भी अगर इसका सालाना आय अगर अर्जित हो सके, अगर हम मतलब संपत्ति को हम 1.2 लाख करोड़ ही माने और इस संपत्ति पर अगर 10% की दर से भी आय हो तो 12,000 करोड़ रुपया तक की सालाना आय मिल सकती है। और इस तरह से यह शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या महिला कल्याण के लिए या आवास के लिए देश में एक नज़ीर पेश कर सकता है। अगर इसका सदुपयोग हो तो इससे हजारों स्कूल, हॉस्पिटल और मतलब मकान बनाए जा सकते हैं। और अभी उपेक्षित, पीड़ित और वंचित व्यक्ति हैं उनके भलाई के लिए काम किया जाए तो सही मामला में ये मतलब जो वक्फ का उद्देश्य है और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का विचार है और इसके प्रति जो नज़रिया है, जिससे कि मतलब गरीब, उपेक्षित और पीड़ित के भलाई के लिए काम हो और उनके इससे वक्फ जो संपत्ति है उससे जो आय हो उससे गरीबों का भलाई हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनेक ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है जिससे कि मतलब गरीब विधवाओं, निराश्रित या शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं या यतीम हैं या जो निर्धन कन्या है उसका विवाह संपन्न कराया जा सकता है। और उनके तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके भरण पोषण के लिए या सामुदायिक उपयोग के लिए विवाह भवन का निर्माण या ऐसा ही कुछ सामुदायिक भवन सबका भी निर्माण किया जा सकता है और लोगों के लिए भलाई के लिए काम किया जा सकता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। और अगर इस हिसाब से काम किया जाए तो सही मामला में ये धार्मिक काम होगा, जब से जिससे कि लोगों की भलाई हो